बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और ये आप समझ लें कि जो इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर हो रही है या इजराइल और गज़ा वॉर आप इसे कह सकते हैं, तो इसकी अपडेट है और देखते हैं कि क्या जो है वो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गज़ा अंडर सेज के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है इस टाइम पर कि आपको पता है कि गज़ा जो है वो इस टाइम पर मुकम्मल मुहासरा उसका हो चुका है और गज़ा के अंदर जो 20 लाख लोग हैं तकरीबन, ठीक है 20 लाख लोग हैं, वो इस टाइम पे शदीद खतरे के अंदर है। और ये कहा जा रहा है कि भाई उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है फ़लस्तीन की तरफ से कि आप एक दिन के अंदर विद इन 1 डे जो है आप गज़ा को खाली करें, क्योंकि अब हम टैंकों से जो है वो क्या करेंगे जी, अटैक करेंगे, अंदर दाखिल होंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो ऑलरेडी जो है वो सिविलियंस के ऊपर जो है वो इस टाइम पे क्या करें, बमबारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि सिविलियंस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इसराइल ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे गज़ा जो है वो सेज है, उसकी पूरा मुहासरा हो चुका है, उसका बिजली पानी सब कुछ बंद हो चुका है इस टाइम पे। तो उसको डिस्कस करते हैं और साथ कुछ डिफरेंट इवेंट्स को। अब सबसे पहले है जी गज़ा अंडर सेज के जो गज़ा है, अब हमने लास्ट टाइम देखिए डिस्कस किया था कि एक्चुअली में ये सारा जो है वो मामला क्या हो रहा है, एक गज़ा जो शहर है वो जो हमास के कंट्रोल के अंदर है वहाँ से हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है जी, इसराइल के अंदर, जो साउथर्न इसराइल है, क्योंकि बाकी जो एरिया है फ़लस्तीन का वो तो इस जगह पे है। ठीक है, तो बाकी सारा फ़लस्तीन इस जगह पे, तो यहाँ पे ये एरिया यहाँ से हो रहा है। दूसरी साइड पे हिजबुल्लाह जो है वो लिबनान के अंदर से क्या कर रहे हैं जी, अटैक कर रहा है मुसलसल लिबनान के अंदर से। तो यानी इसराइल को 2 फ्रंट्स के ऊपर इस टाइम पे सामना है, लेकिन अब इसराइल ने तीसरा खुद खोल लिया और वो है सीरिया का। शाम के अंदर भी इसराइल जो है वो अटैक करना स्टार्ट हो चुका है और इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाए और अपने आप को मजलूम शो किया जाए और ताकि उसकी मदद को कुछ लोग पहुंचे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बनता है। इस टाइम पे जो हालात हैं गज़ा के वो बहुत ही जो है वो खतरनाक हैं और बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, क्योंकि आप सोचें 20 लाख की आबादी का एक शहर जो हो और वहां पे उसका बिजली पानी गैस सब बंद कर दिया जाए और ऊपर से वहां पे सिविलियंस को जो है टारगेट किया जाए, उनका कोई इलाज ना हो, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां खत्म हो जाएं, सब कुछ इस टाइम पे जो है ब्लॉक है गज़ा का। ये हालात हैं। तो इजरायली आर्मी जो है वो उसने क्या किया जी, गज़ा की जो स्ट्रिप है, ये समंदर के साथ जो किनारा है, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें वीडियोस पिक्चर्स के साथ आपको समझा चुका हूं, तो आप उसको पहले समझेंगे तो आपको ये समझ आएगी। वो शदीद किस्म की बमबारी जो है वो कर रहे हैं गज़ा के स्ट्रिप के ऊपर, शदीद किस्म के, यानी कि अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, अपने जहाज़ों के थ्रू जो है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6000 बॉम्ब जो है अभी तक जो है वो सैटरडे के बाद जो है वो गिराए जा चुके हैं। तो 6000 बॉम्ब का अंदाज़ा कर लें। और जो यहाँ पे जो बताई जा रही हैं अमवात वो 1417 है, लेकिन इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा है। और टोटल अगर वेट की बात करते हैं तो जो बॉम्ब जो गिराए गए हैं वो तकरीबन 4000 टन के करीब जो है वो गिराए गए हैं। तो 4000 टन का जो है वो वजन है, इतने ज्यादा बम गिराए गए हैं, इजराइल आर्मी ने गिराए हैं। अब इशू क्या आ रहा है इस टाइम पे, इन स्ट्राइक्स के नतीजे के तौर पे, यानी जो हमले हो रहे हैं इससे क्या कॉज हो रहा है जी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है। जो इंसानी जो अलमिया पैदा हो रहा है वहां पे, जैसे उन्होंने एक तो सेज किया हुआ है, मुहासरा किया हुआ है, उस मुहासरे की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि वहां पे बिजली पानी गैस सब बंद, हॉस्पिटल बंद, वहां पे जो जख्मी है उनका ट्रीटमेंट बंद, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसराइल जो है वो पब्लिक को जो है बीच में ला रहा है, सिविलियंस को ला रहा है, ताकि उसको किसी तरह से अपने आप को बचाया जा सके और किस तरह से अपने आप को डिफेंड किया जा सके। तो दूसरी साइड पे इंटरनेशनल इदारे जो हैं, आपको पता है कि 80% जो है वो इस टाइम पे इजराइल के साथ हैं, जबकि 20% आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो है वो न्यूट्रल हैं, या जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो इदारे हैं तो वो इस टाइम पे जो है अपील कर रहे हैं कि भाई ये इंसानी हुकूक का एक अलमिया पैदा हो रहा है। खासकर कि यूएन भी ये बात बार बार कह रहा है कि इजराइल जो है वो जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर कम से कम अटैक करना बंद करे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस सेज के तौर पे ना फूड है वहां पे, ना वाटर है, हर चीज की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है इस टाइम पे। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो वार्न कर चुका है इस टाइम पे कि भाई ये जो क्राइसिस पैदा हो रहे हैं ये वॉर से बड़े क्राइसिस पैदा हो जाएंगे कि आप 1 लाख से ज्यादा लोगों, 10 लाख से ज्यादा लोगों को या 20 लाख के करीब लोगों को जो है आप क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि ये 20 लाख तो अब यहाँ पे निकल के भागेंगे कहां पे, कुछ तो मिस्र की तरफ भाग रहे हैं इस टाइम पे, उनको स्पेस दी जा रही है। ठीक है, तो अब बहुत ही बुरे वहां पे हालात है, क्योंकि जाहिर बात है उनका जो बॉर्डर है वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मिस्र को ही सपोर्ट कर रहा है। रेड क्रॉस जो है, जो इंटरनेशनल इदारा है रेड क्रॉस, उसने भी जो है वो कॉशन किया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे उनके जनरेटर्स में भी फ्यूल खत्म हो चुका है, क्योंकि जाहिर बात है बिजली तो पहले से ही बंद थी, क्योंकि टावर्स तो वो अंडर अटैक हैं, तो वहां पे तो बिजली नाम की जो पावर नाम है उससे तो कोई चीज नहीं बची। तो इसलिए अब जनरेटर्स भी वहां पे खत्म हो रहे हैं, मेडिसिन जो है वो खत्म हो चुकी हैं वहां पे। तो अब वहां पे जो लोग जख्मी हैं उनको जब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो अमवात मजीद बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी इसराइल खुद को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कंडक्ट हो रही है इसराइल की कोऑर्डिनेटेड जो
मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अब वो एयरपोर्ट्स को भी वो अटैक कर रहा है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसने दमास्कस के ऊपर यानी दमिश्क के ऊपर शाम के अंदर और अलेपो के अंदर जो है वो वहां पे भी हमला किया, यानी अब वो शाम को भी साथ में शामिल कर रहा है। और शाम को शामिल कर, अब देखिए शाम भी एक साइड पे शामिल है, दूसरी साइड पे लिबनान हम देख रहे हैं, लिबनान से पहले ही हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, बीच में इजराइल खुद है और साथ में थोड़ा सा कंट्रोल फिलिस्तीन का है, और असल यहां पे जो है वो गजा का इलाका है, तो यहां पे सारा अटैक हो रहा है इजराइल के अंदर। तो अब इजराइल जो है वो एक फ्रंट यहां पे इसका आ गया वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट पे लिबनान है, लिबनान के साथ आ रहा है, साथ में शाम के साथ भी जो है वो नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, और वो चाह रहा है कि भाई इनको भी एंगेज किया जाए और यही मौका है शायद इनसे फायदा उठाने का, और यहां पे भी एयरपोर्ट के ऊपर खास करके वो अटैक कर रहा है कि यहां पे कोई भी बाहर ना निकल सके, क्योंकि असल में शाम की फुल सपोर्ट जो है वो हासिल है हिजबुल्लाह को, और साथ में शाम के साथ साथ पीछे जो है वो ईरान की सपोर्ट भी हासिल है, क्योंकि शाम के अंदर भी आपको पता है शिया अक्सरियत ज्यादा है, हुकूमत खैर शिया की है, अक्सरियत सुन्नी ज्यादा है। इसी तरह से ईरान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ईरान तो है शिया स्टेट, तो अब हिजबुल्लाह भी जो है उसकी सपोर्ट में है, और इस टाइम पे ईरान के लिए बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हालात बन रहे थे सऊदी डील के इजराइल के साथ, उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो पहले से भी ईरान की जो है टर्म्स मौजूद हैं हिजबुल्लाह के साथ, इवन आप ये कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह शायद ईरान की ही एक आर्मी है, ये बहुत दफा कहा जाता है। तो अब वो जो है अटैक कर रहे हैं यहां पे, तो इसलिए इजराइल जो है वो काउंटर अटैक कर रहा है शाम के ऊपर भी, लिबनान के ऊपर भी, कि किसी तरह से इनसे जो है बचा जा सके, लेकिन फिलहाल ईरान तो दूर है तो इस वजह से नहीं, और दूसरा गजा को इसने सेज कर ली, यहां पे भी है, लेकिन यहां से ऐसा नहीं है कि हमास चुप बैठा हुआ है, हमास के फाइटर्स भी जो है वो मुसलसल लगे हुए हैं और वो जो है अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे शायद जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में, क्योंकि हमास जो है वो एक आप कह सकते हैं स्टेट तो नहीं है, ठीक है, वो तो एक एनजीओ, आप एनजीओ तो खैर नहीं कह सकते, वो एक ऐसा इदारा है यानी कि जो किसी कंट्रोल में नहीं है, वो मुजाहिदीन है, जिहादी हैं, लेकिन दूसरी साइड पे तो पूरी स्टेट है, स्टेट ऑफ इजराइल है, और वो भी जो है वो आपको पता है 7वीं 8वीं ताकत है, इतनी पावर है उनके पास। तो अब हालात ये बने हुए हैं, और इजराइल क्या कर रहा है जी, इजराइल फुल टाइम जो है वो उसकी पूरी कोशिश है किसी तरह से वो इस बम्बार्टमेंट को बढ़ाए, और गजा स्ट्रिप को, जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अल जजीरा ने भी जो रिपोर्ट किया था कि भाई ये कहा जा रहा था कि शायद इन्होंने ये हमला खुद करवाया है, ये जो इतना बड़ा हमला है जो इन्हें पता नहीं चला, तो उसका मकसद ये था कि गजा स्ट्रिप जो हमास के कंट्रोल में है, इससे हासिल करने का एक ही तरीका है कि जब यहां पर फुल फ्लेज वॉर जो है वो आप लॉन्च कर दें, जैसे अब कहा जा रहा है कि भाई वो टैंक्स जो है वो जमीनी रास्ते से अंदर दाखिल करेंगे गजा के अंदर, इजराइल कल कर देगा दाखिल, ठीक है, उसने आज की वार्निंग दी हुई है, ठीक है। तो अब उसके इंजे के तौर पे यानी 13 तारीख जो है 13 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 13 अक्टूबर 2023। तो अब उसके बाद फिर हालात यहां पे मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो फिर वो उसकी कोशिश है, क्योंकि इजराइल ये बात कह चुका है कि नाउ इट्स टाइम फॉर वॉर, तो इसका मतलब क्या है कि इजराइल सरेआम ये कह चुका है कि अब क्योंकि शुरुआत जो है वो हमास ने की है, तो इसका मतलब यह है कि अब हम जब तक इनको मिटाएंगे नहीं तब तक हम वॉर रोकेंगे नहीं। तो इससे तो साफ मैसेज जाहिर हो रहा है कि उन्होंने जानबूझ के ये ऑपरेशन करवाया अपने ऊपर, ताकि ये गजा का जो छोटा सा पट्टी है ये भी इनके कब्जे में आ जाए, ठीक है, बाकी तो इनके कब्जे में, और यहीं पे ये हमास बहुत स्ट्रांग है। खैर ये एक थॉट है डिफरेंट जो है वो इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस अटैक से जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक टर्मोइल पैदा हो रहा है, डोमेस्टिक टर्मोइल क्यों पैदा हो रहा है, इजराइल के अंदर पैदा हो रहा है, उसके साथ साथ क्योंकि अब हर जगह पे जो है वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट उसको जो है वो अटैक किया जा रहा है, और वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सामने आ चुके हैं, और वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, अब ये कह सकते हैं इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट सारी की सारी इजराइल के साथ है। तो इजराइल जो है अब उसको डिसीजन लेना है कि वो किस तरह से जो है ये ग्राउंड इन्वेजन करे, यानी वो जो जमीनी रास्ते से दाखिल होगा, वो कह तो चुका है कि हम दाखिल होंगे, तो इसके बाद क्या हालात बनेंगे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, और वो थॉट क्या है, जैसे मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि ये कहा जाता है कि हमास ने अभी ही क्यों जो है वो चूज किया अटैक करना इजराइल के ऊपर, ठीक है, हमास बाद में भी तो कर सकता था और उनकी फाइट तो लगी हुई थी, तो फिर अभी क्यों किया, वो इसलिए कि इस टाइम पे ये कहा जाता था कि सऊदी अरब जो है उसकी जो है वो निगोसिएशंस चल रही थी इजराइल के साथ, ठीक है, और सऊदी अरब बहुत करीब था इजराइल को मानने के, और आपको पता है लास्ट टाइम हमने भी डिस्कस किया था कि 2 डेलीगेशंस जो उनके जा चुके थे और बातचीत बिहाइंड द सीन जारी थी कि किसी भी टाइम पे जो है सऊदी अरब जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो किसी भी टाइम पर रिकॉग्नाइज कर सकता था इजराइल को, फिर उसके बदले में जो है शायद पाकिस्तान को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता, तो ये पूरी जो है वो एक डिप्लोमेटिक गेम चल रही थी। तो हमास ने अटैक किया क्योंकि हमास को पता था कि लेट्स सपोज अगर इजराइल को तस्लीम कर लिया जाता है अरब वर्ल्ड की तरफ से, तो ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है,
टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब यह है कि इजराइल और फलस्तीन, क्योंकि फिलहाल तक तो फलस्तीन का नाम ही कहीं नहीं है, उसे तो वेस्ट बैंक जैसे मैंने कहा बताया जाता है, तो दूसरी साइड पे इजराइल अपने आप को मान रहा है और पूरा कब्जा किए जा रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आता कि इजराइल ने फलस्तीन को खत्म करके यहां पे कंप्लीट इजराइल बना ले रहा था। तो इसको रोकने के लिए कि सऊदी अरब जो है, या ये बताने के लिए दुनिया को कि भाई आप सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ना बनाएं, क्योंकि सऊदी अरब हमें हमारा हक नहीं दे रहा टू स्टेट का, कि यहां दो रियासतें होनी चाहिए थी, गो कि होना तो इजराइल नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अब बना हुआ है, जाहिर बात एक हकीकत है। ऐसा ही है, इजराइल एक हकीकत है, अब दुनिया के नक्शे पे तो मौजूद है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन फिर क्या हो सकता था कि फलस्तीन भी हो और इजराइल भी हो, लेकिन फिलहाल जो बगैर इस टू स्टेट सॉल्यूशन को माने, यानी इजराइल और फलस्तीन का कोई मामला तय किए बिना ही सऊदी अरब जो है वो डील की तरफ जा रहा था इजराइल के साथ। इस बात का जो है वो बहुत बड़ा गम था किसको, हमास को, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये ऐसे टाइम पे अटैक किया कि भाई सऊदी अरब मजबूर हो जाए। आप देखें अरब वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे जो हालात बने हैं बहुत शदीद, सऊदी अरब जो है पीछे हट चुका है अपने डील से कि वो जो इजराइल को मानने जा रहा था बिल्कुल जो है वो उनके अगेंस्ट हो चुका है। अरब वर्ल्ड सारी बहुत ज्यादा प्रेशर है पब्लिक का अवाम के ऊपर कि भाई आप हमास को या फिलिस्तीन को सपोर्ट करें। तो अल्टीमेटली इसका पर्पस ये हो सकता है कि इजराइल, हमास ये चाहता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो किसी तरह सामने आए, ठीक है, कि इससे चांसेस बढ़ जाएंगे। जो अब हालात आ रहे हैं तो देखिए हर साइड से एक ही बयान दिया जा रहा है कि भाई जंग खत्म की जाए और उसके बदले में जो है टू स्टेट सॉल्यूशन आगे बढ़ाया जाए, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग आजाद मुल्क बन जाए। तो हमास ने इस टाइम पे ये टाइम चूज किया, ये माना जा रहा है। राइट ग्रुप्स एक्यूजेस इजराइल ऑफ यूजिंग बैंड वेपन्स इन गजा, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया मजीद जन्म ले रहा है कि अब इजराइल जो है वो बिल्कुल नंगी तलवार के साथ आप कह रहे हैं वो लड़ रहा है, और उसकी वजह यह है कि अब वो वेपन्स यूज कर रहा है जो बैन है, जिनके ऊपर पाबंदी है कि वो वॉर में यूज नहीं किए जा सकते। इजराइल वो भी गजा के ऊपर यूज कर रहा है। वो क्या यूज कर रहा है जी, और ये कौन बता रहा है, ये यूरोमिड जो है वो ये बात बता रहा है, उसके पास एविडेंस है इस बात के कि इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, जो फायर कर रहा है बैंड जो फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस खास करके, ठीक है जी, सफेद फास्फोरस जो है वो गजा के अंदर फायर कर रहा है और उससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हो रही है, ठीक है। अब व्हाइट फास्फोरस क्या करती है, व्हाट डज व्हाइट फास्फोरस डू टू द ह्यूमंस, की व्हाइट फास्फोरस क्यों खतरनाक है। सिर्फ आप इसका अंदाजा लगा लें कि ये जो केमिकल है व्हाइट फास्फोरस का, ये रिएक्ट करता है और क्रिएट करता है इंटेंस हीट। अब हीट कितनी क्रिएट करता है, 815 डिग्री सेंटीग्रेड की। जी हां, हम यहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे लिए रहना महाल है, तो 815 डिग्री सेंटीग्रेड की ये हीट जनरेट करता है। तो यहां इतना उसके नीचे के तौर पे एक तो धुआं हो जाता है जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है धुआं, ठीक है, वो जब उसके साथ स्मोक के साथ कांटेक्ट होता है तो वो सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर देता है, ठीक है, फिर सांस के थ्रू जाके तो वो बर्निंग शुरू कर देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहां तक कि टेंपरेचर उस लेवल पे चला जाता है कि जो जिस्म की हड्डियां हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं। गोश्त तो दूर की बात है, हड्डियां जो हैं वो भी जिस्म की बॉडी की जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं। उस लेवल पे ये इतना ज्यादा खतरनाक है, उसको यहां पे यूज किया जा रहा है, और ये भी एक्यूज किया जा रहा है इजराइल को। लेकिन इजराइल को इस टाइम पे परवाह नहीं है क्योंकि सारा वर्ल्ड उसी के साथ है, वेस्टर्न वर्ल्ड। अब मिडिल ईस्ट, यूएस एंड इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे जो गेम बनी हुई है वो क्या है कि मिडिल ईस्ट किस साइड पे है, यूएस के साइड पे, अमेरिका के साइड पे, और ये इजराइल फलस्तीन वार से कौन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां देखते हैं, देखा कि आपने जो एंटनी ब्लिंकन साहब हैं वो पहुंचे हैं इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में, ठीक है, उन्होंने मुलाकात की है नेतन्याहू से भी, तो उससे कुछ चीजें जो है सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही अपना बहरी बेड़ा जो है बेच चुका है कि भाई हम यहां पे जो है वो अब अटैक करेंगे, और ये सबसे बड़ा बहरी बेड़ा उसने बेचा है। तो हमास जो है वो क्या कर रही है जी, वो अब कोशिश कर रही है इसके बाद से कि हमास जो है उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा हो रही है गजा के अंदर। जाहिर बात है पूरी दुनिया हमास को जान रही है, और फिलहाल हमास कोई स्टेट नहीं है, ना ही स्टेट इंस्टीट्यूशन है, समझ रहे हैं बात को। तो स्टेट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, वो एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने इसको बैन किया हुआ है हमास को। तो अब हमास की पावर बढ़ती जा रही है, तो इससे एक थ्रेट पैदा हो रहा है कि यार इसका मतलब हमास लॉन्ग टर्म में यहां पे फुल टाइम अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करके और फिलिस्तीन को अपने कंट्रोल में कर सकती है। तो अगर पूरा फिलिस्तीन हमास के कंट्रोल में चला जाता है तो फिर क्या होगा। यानी अभी तो ये छोटी सी स्ट्रिप है, एक शहर आप कह ले, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि जहां से, जिसके नीचे के तौर पे उसने इजराइल की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी और तबाही की भी है। आज हफ्ता हो चुका है, इतनी तबाही है। तो अगर मजीद जो है फिलिस्तीन का एरिया भी इनके कंट्रोल में आ जाता है, और यहां पे इनकी, क्योंकि अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, अब इनको सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, तो फिर क्या होगा, फिर तो इजराइल के लिए तो जीना महाल हो जाएगा। तो ऐसे में अब इजराइल के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, ठीक है, कि वो इस हमास को खत्म करे,
या उसकी पावर को इतना कम कर दे, इतना मिटिगेट कर दे, इतना कंट्रोल कर दे कि वो इसके लिए किसी भी तरह का हार्म ना फैला सके। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो अरब वर्ल्ड की और मुस्लिम दुनिया की हासिल हो गई है। तो उसके इंजे के तौर पे बहुत ज्यादा जो है अब ये पावर यहां पे अगर पैदा होती है तो फिर यहां पे जो बैलेंस है इजराइल का, वो जो ख्वाब है कि इजराइल पूरे एरिया पे खुद कब्जा करना चाहता है, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो कमजोर तो चाहते हैं। यानी फलस्तीन तो ये चाहता है कि भाई 2 मुल्क यहां पे बन जाएं, ठीक है, एक मुल्क जो है वो इजराइल हो और एक फलस्तीन हो, तो वो चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन हो। लेकिन जो इजराइल है वो नहीं चाहता किसी भी सूरत, वो कहता है ये जमीन हमारी है, हम शेयरिंग क्यों करें, इसीलिए तो उसने सारा कब्जा कर लिया। तो प्रॉब्लम यहां पे पैदा हो रहा है, तो ये अब ये प्रॉब्लम यहां पे पैदा हो रहा है। इसी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अब वो उसने जो हालात थे, जो उसने टॉक्स थी, जो मीडिएशन थी, यानी वो उसको रोक दिया। वो अब इस बात को जरा समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं और क्या इसका मतलब है। जैसे मैंने कहा कि अगर लेट सपोज होता यह है कि अगर यहां पे हमास को ताकत बहुत ज्यादा मिल जाती है, जो ऑलरेडी अब मिल चुकी है, इसको सपोर्ट मिल चुकी है, ताकत नहीं मिली बहुत ज्यादा, ठीक है, सपोर्ट मिल चुकी है। इस सपोर्ट के नतीजे के तौर पे अगर ये ताकतवर हो जाता है हमास और अपनी पावर को डबल कर लेता है यहां पे, साथ में फिलिस्तीन का जो अंदर का एरिया वहां पे भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में इजराइल के लिए क्या जिंदा रहना मुश्किल होगा? क्या पॉसिबल होगा? क्योंकि एक शहर के ऊपर रह के उन्होंने अगर इजराइल के जीना हराम कर दिया, तो इतना बड़ा अगर एरिया कंट्रोल करेंगे तो इजराइल के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका पहले ये चाहता था ये जंग रुके, लेकिन अब अमेरिका नहीं चाह रहा कि ये जंग जल्दी जल्दी रुके जब तक हमास को कमजोर ना किया जाए। इसलिए अब अमेरिका की कोशिश है कि तब तक जब तक कम से कम गजा को कंट्रोल ना किया जाए, या गजा का एक बड़ा एरिया अच्छा खासा कंट्रोल ना किया जाए, तब तक इस जंग को ना रोका जाए। क्योंकि अगर अभी वक्ती तौर पर जंग को रोक भी दिया जाता है तो हमास अपने आप को दोबारा से वेल डेवलप करके फिर अटैक करेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि इस टाइम पे इजराइल के पास पावर तो मौजूद है, तो इजराइल अपनी पावर को यूज करे और इस हमास के शहर को, गजा को जो है वो तबाह करे, ताकि इनकी पावर खत्म हो रही है, पूरा मिडिल ईस्ट से जो है वो इजराइल सिक्योर हो जाए। इस टाइम पे गेम ये चल रही है, समझ रहे हैं बात को। दूसरी साइड पे ईरान जो है उसकी फुल सपोर्ट हासिल है इस टाइम पे, किसको जी? इजराइल को, फलस्तीन को हासिल है और हमास को हासिल है, और साथ में हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहे हैं लिबनान की साइड से, तो वहां से भी थ्रेट मौजूद है। तो ईरान को भी ऐसे में फायदा है, ये जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान को फायदा है। क्यों ईरान को फायदा है? क्योंकि ईरान की सबसे ज्यादा दुश्मनी, जब हमने लास्ट टाइम देखिए हमने एक बात की थी, जो एक मिसाइल ईरान ने बनाया था अल-फतह के नाम से, अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखी हो, और मैंने कहा था कि अल-फतह नाम से ईरान जो है उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, और उसने कहा था कि 4 मिनट में ये इजराइल में पहुंचेगा, ठीक है, 4 मिनट में इजराइल में पहुंचने का मतलब ये है कि वो इजराइल को इससे तबाह करेगा, उसने बनाया इसी के लिए है। तो इजराइल की और ईरान की तो बहुत पक्की दुश्मनी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इजराइल को थ्रेट भी ईरान से है, इसीलिए उसको एटमी हथियार नहीं बनाने देता। तो ईरान को भी थ्रेट किससे है? इजराइल से है। तो ऐसे में अगर अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन हो जाती, यानी सऊदी अरब जो है वो डील कर लेता और अरब कंट्रीज बाकी ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या होता? ईरान कमजोर हो जाता इस रीजन के अंदर और वो खुल के एक्ट ना कर सकता। तो अब जब ईरान जो है वो ये देख रहा है कि भाई सारे अरब कंट्रीज जो हैं अपने जो लोग हैं उनके प्रेशर की वजह से, ठीक है, पब्लिक प्रेशर की वजह से वो क्या कर रहे हैं? वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे अब किसको जी? इजराइल को। तो ऐसे में जो है वो क्या हो रहा है? दूर हो गए इजराइल से। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए कि वो अपनी पावर को मजीद बढ़ाए, और वो इन मुआलिक को जब दूर हो जाएंगे इजराइल से, तो फायदा किसका होगा? ईरान का होगा, कि ईरान अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करेगा, अरब वर्ल्ड के अंदर उसकी यानी पावर बढ़ेगी। तो यहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी जो है इस गेम को लेके हो रही है, इस वॉर को या इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके हो रही है, ये भी आपने साथ में समझनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्लिंकन मीट्स नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के जो है वो सदर साहब हैं, इनके साथ मुलाकात हुई है, सॉरी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इनके साथ ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन जो है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आपको पता है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल है इस हवाले से, ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जो यूएस सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने वो इजराइल पहुंचे हैं और उन्होंने मुलाकातें की हैं नेतन्याहू से भी। उन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो है वो फुल सपोर्ट हासिल है, आप बिल्कुल जैसे मर्जी इसराइलियों की सत्यानाश करें, इनकी सिविलियन आबादियों को मारें, जो मर्जी करें, फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। क्यों? कि अगर बाकी कोई मुल्क आता है तो हम उसको देखेंगे। अब इस बात को भी आपने समझना है। अब हो रहा यह है कि देखिए ये है इजराइल, यहां पे गजा है, ये साइड पे लिबनान है, ये शाम है, और ये छोटा सा फलस्तीन भी साथ बीच में है। इस टाइम पे इजराइल जो है वो इस बॉर्डर पे भी लड़ रहा है, इस बॉर्डर पे भी, इस बॉर्डर पे भी, और यहां पे मौजूद है ईरान। ईरान ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि हम भी वॉर में शायद कूद जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो हालात बन रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के, उसका मतलब अलाइज जो है वो शामिल हो सकते हैं बीच में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ईरान तो थ्रेट कर चुका है कि वो शामिल होगा, और खुद शामिल नहीं है तो वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है यहां पे। तो ऐसे में इस जगह पे समंदर के इस एरिया के अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर अमेरिका पहुंच चुका है,
ठीक है। अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इस टाइम पे इजराइल जो है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो अकेले ये मामला हैंडल करे। इसका मतलब अमेरिका पूरा मौका दे रहा है इजराइल को कि वो इस हमास को तबाह करे। बात समझ रहे हैं? और अमेरिका साथ में ये श्योरिटी दे रहा है इजराइल को कि भाई तुम इसे तबाह करो, सिविलियन आबादियों को मारो, जो मर्जी करो, तुम्हें यह फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई और मुल्क भी शामिल होगा, जैसे कि ईरान या जैसे कि तुर्की ने भी कहा था अगर अमेरिका शामिल हुआ तो हम आएंगे। तो अब यह कहा जा रहा है कि यह वॉर इनकी आपसी वॉर है, इसमें कोई तीसरा वर्ल्ड शामिल नहीं होगा, ना वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई मुल्क शामिल होगा, ठीक है जी, और ना ही ईस्ट से कोई इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो है वो शामिल होगा, ये कहा जा रहा है। और अमेरिका यहां इसलिए पहुंचा है, वो ये कहता है कि अगर ईरान आगे आया तो मैं ईरान पे अटैक करूंगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अमेरिका यहां पे अब चौधरी बन के खड़ा है कि भाई दोनों को आपस में लड़वा दिया और इंतजार कर रहा है हमास के गिरने का, और उसको साथ में ये श्योरिटी दे दी इजराइल को कि भाई अगर कोई और मुल्क शामिल होता है, यानी ईरान या तुर्की या इवन शाम में शामिल होता है, तो हम उनको देख लेंगे। यानी उनको हम यहां पे इसीलिए आए हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करें। तो जब तक कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं होता, हम भी शामिल नहीं होंगे। आप दोनों आपस में लड़ते रहो, हम खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे और पूरी कोशिश करो कि हमास को किसी तरह गिरा दो। ये मैसेज ब्लिंकन साहब जो है वो लेके आए हैं, किसके लिए? इजराइल के लिए। और वो सरेआम कह रहे हैं कि भाई जो है वो हालात खराब हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। हालात तो बहुत बुरे जा रहे हैं। अब ब्लिंकन साहब जो हैं वो हमास के अटैक को भी लेके साथ में देख रहे हैं चीजों को, और बता रहे हैं कि भाई अगर हमास बाज ना आया तो हम लिबनान के ऊपर भी अटैक करेंगे, ये अमेरिका कह रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? अब उसके साथ साथ ब्लिंकन साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका विजिट किस लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्लिंकन साहब ने अपनी फैमिली हिस्ट्री जो है वो उस ट्वीट के अंदर कही है। बात समझ रहे हैं? उन्होंने ये बताया कि वो किस तरह से उनकी फैमिली जो है नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे, यानी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, अब इस बात को समझना है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपको पता है कि हिटलर ने क्या किया, यहूदियों के साथ बहुत बुरा किया। ऐसा ही है, हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी के अंदर कैंप्स के अंदर मारा, उनको हर तरह से बंकर्स के अंदर बंद करके मारा, जिसको हम कहते हैं होलोकॉस्ट। आपको पता है होलोकॉस्ट का जिक्र नहीं किया जा सकता, इसलिए डिटेल से जिक्र नहीं कर सकता, वरना यूट्यूब चलने ही नहीं देगा। तो इसलिए जो है ना, कहने का मतलब यह है कि जर्मनी में हिटलर ने क्या किया, मारा। तो ये ब्लिंकन साहब ये कहते हैं कि मैं खुद यहूदी हूं, ठीक है, इसलिए अब ये मेरा पर्सनल मैटर है, अब ये इजराइल का मैटर नहीं है, इसलिए अब मेरा पर्सनल मैटर है। इसका मतलब मैं अमेरिका की तरफ से आपके पास आया हूं कि हम हर तरह से आपको सपोर्ट देंगे, और ये बताते हैं कि मेरी फैमिली किस तरह उन नाजी कंसंट्रेशन कैंप से निकली और भागी वहां से, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस यहां पे लाए जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के यहां आने का मकसद क्या है कि हम आईआर के अंदर क्या पढ़ते हैं जी, न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है। न्यूक्लियर डिटरेंस एक थ्योरी है कि जिसके तहत जब दोनों ममालिक के पास असला होगा तो फिर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, ठीक है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल दी जाती है। तो अब इस ट्रिप का मतलब ये है, ये जो ब्लिंकन साहब हैं वो ये बताने आए हैं कि भाई कोई भी मुल्क जो है, जैसे कि ईरान हो गया या तुर्की हो गया, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इन दोनों को आपस में लड़ने दिया जाएगा। अगर कोई भी मुल्क शामिल होगा तो हम यहां बहरी बेड़ा ला चुके हैं, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से एक थ्रेट के तौर पर ये लेके आया। जबकि बहुत से जो थिंक टैंक्स उनका ये मानना है कि शायद ब्लिंकन साहब जो है वो सिर्फ एक रोप डालने के लिए यहाँ पे अपना बहरी बेड़ा लेके आए हैं। ब्लिंकन या अमेरिका जो है वो कभी भी डायरेक्टली इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का ये सिस्टम नहीं है। वो इन्वॉल्व होता भी है तो नेटो को इन्वॉल्व कर देता है, या दूसरा पैटर्न, क्योंकि अगर अमेरिका खुद इन्वॉल्व होता है तो अल्टीमेटली अब उसके नीचे के तौर पर अरब वर्ल्ड उसके हाथ से बिल्कुल चला जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि अरब वर्ल्ड आपको पता है उसके सेंटीमेंट इस टाइम पे साफ शो हो रहे हैं कि वो हमास के साथ खड़ा है। तो इसलिए अमेरिका कभी भी अरब वर्ल्ड को, सऊदी अरब को, इन मालिक को, गल्फ कंट्रीज को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये मुल्क भी निकल जाएंगे और किसकी तरफ जाएंगे, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ जाएंगे। तो वो जो वॉर है यूक्रेन की वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं चाहेगा अमेरिका खुद शामिल कभी नहीं होगा। सिर्फ वो जो बहरी बेड़ा लेके आया है वो एक थ्रेट है, वो डराने के लिए बहरी बेड़ा लेके आया, ताकि कोई भी इनमें से मुसलमान मुल्क शामिल ना हो और उसके के तौर पर से शामिल ना होना पड़ जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये इस टाइम पे ये कोशिश की जा रही है। तो यूएस का सारा जो फोकस है वो इस टाइम पे ईरान के ऊपर है कि भाई किसी तरह ऐसा ना हो, क्योंकि ईरान तो आपको पता है सरफिरा है, उसकी तो बहुत ज्यादा जो है वो दुश्मनी है इजराइल के साथ, वो तो कोशिश करेगा शामिल हो। तो इसलिए अब यूएस की कोशिश है अमेरिका की कि ईरान को इस जंग से बाहर रखना, और सऊदी अरब तो आपको पता है वो शामिल होगा नहीं, क्योंकि तो पहले ही डील कर रहा था। इसी तरह से जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सारे इस टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल सुकून में है, उनको कोई टेंशन नहीं है, समेत पाकिस्तान के पाकिस्तान भी फिलहाल आपने देखा कोई भी ऐसा हार्ड बयान नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक ही बात की जा रही है कि भाई जंग को रोक दिया जाए, ठीक है, अब ये कहा जा रहा है। तो ये ऐसे हालात हैं। तो इसलिए बोल रहा कोई है अगर पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री खुल के, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो इसलिए अमेरिका ईरान के लिए यहां आया है। अब एट द एंड कुछ बयानात को हम डिस्कस करते हैं यहां पे। अब जैसे मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि भाई आप फौरन से जो है एक दिन के अंदर अंदर जो है वो गजा शहर को खाली करें। तो उस हवाले से जो है एक ट्वीट सामने आया है।
एनी पर्सन कैन सी दैट ऑर्डरिंग 1 मिलियन पीपल टू मूव इन अंडर 24 आवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल। कि भाई ये तो जानबूझ के आपने जो है ना एक दिन का कह दिया कि 1 मिलियन प्लस लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग कैसे निकल जाएं एक दिन के अंदर, इसका मतलब आप जानबूझ के इनको मारना चाह रहे हो। द यूएन हैज ऑलरेडी डीम्ड द ऑर्डर इम्पॉसिबल विदाउट डिवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कंसिक्वेंसेस, कि जब तक आप, अब ये तो सीधी सी बात है, यूएन भी कह चुका है कि भाई इसका मतलब ये है कि आप अगर उन्हें कहोगे तो उसके नीचे के तौर पे क्या होगा कि आप लोगों को, बच्चों को मारोगे, ठीक है, चिल्ड्रन बच्चे वो कहां जाएंगे। तो ये इसको जो है वो कॉपी किया जा रहा है द एसोसिएटेड प्रेस की जो खबर आई है, एपी की न्यूज जो है उसको। दूसरी साइड पे एक और न्यूज है, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको भी आपने समझना है। इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन कोई ये माना जा रहा है कि 40 के करीब, ऑलमोस्ट, ये कंफर्म नहीं है, 40 के करीब ऐसे थिंक टैंक्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सामने आई हैं जो कि इजराइल को इल्जाम दे रही हैं कि ये सारे जो हालात बने हैं उसके ऊपर। बात समझ रहे हैं? जबकि हम ये देख रहे हैं कि इजराइल, यहूदी जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और सबसे पहले अमेरिका को खुद वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका तो उनकी मदद को पहुंचा। तो वेस्ट वर्ल्ड सारे का सारा इजराइल के साथ खड़ा है, मगरबी दुनिया सारी इजराइल के साथ खड़ी है। तो ऐसे में ये 30-40 जो थिंक टैंक हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सपोर्ट कर रही हैं फलस्तीन को, इल्जाम दे रही हैं इजराइल को। तो इसके ऊपर जो है अब क्या हो रहा है, कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सामने आए हैं, तो इसके ऊपर अब उनको कैसे वहां पे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है कि भाई आप इजराइल के मुखालिफ क्यों जा रहे हो और आप फलस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिका के अंदर ये हो रहा है। तो उसके ऊपर एक जो है वो एक सामने ट्वीट आया, आप देखिए इसको, लार्ज नंबर ऑफ हार्वर्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ब्लेमिंग इजराइल, ठीक है, सोनली फॉर हमास टेरर अटैक किलिंग 700 सिविलियंस, ठीक है, कि भाई इन्होंने 700 जो सिविलियंस मार दिए, इसका इल्जाम सारे का सारा वो दे रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, नंबर 1 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, किसको, इजराइल को। अब नीचे क्या कह रहे हैं, अब नीचे कहते हैं कांट इमेजिन हु वुड वांट टू आइडेंटिफाई विद सच अ ग्रुप हार्वर्ड पेरेंट्स, टॉक टू यूर एजुकेटेड किड्स अबाउट दिस। अब यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो स्टूडेंट सामने आए हैं, अब जाहिर बात है वो ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे के सारे क्या निकाल रहे हैं, वो रैलीज निकाल रहे हैं, उसके नतीजे के तौर पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अमेरिका तकसीम हो रहा है। जबकि अमेरिका का सिंगल एजेंडा यही है कि हमने इसराइल को बचाना है, लेकिन अगर वहां पे दो थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, एक इसराइल के लिए और एक फलस्तीन के लिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसी वॉर जिसके अंदर तकसीम हो, क्या उसमें अमेरिका हिस्सा ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसलिए यहां पे ये कहा जा रहा है पेरेंट्स को कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं कि वो इजराइल का साथ ना दें, और साथ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी पूरी लिस्ट जो है, क्योंकि उन्होंने एक लेटर साइन किया है इन सारे के सारे ने जो इजराइल को इल्जाम दे रहे हैं, कुछ एनजीओज ने भी, तो उस लेटर की फोटोकॉपी और साथ में यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, नाम दे दिए यहां पे, ताकि इनको प्रेशराइज किया जाए। और फिर नीचे एक कमेंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं आई वुड लाइक टू नो सो आई नो नेवर टू हायर दीज पीपल, कि भाई इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि उनको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हार्वर्ड ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्हें कहीं जॉब्स नहीं मिलेंगी अमेरिका के अंदर, कोई मल्टीनेशनल कंपनी उन्हें जॉब नहीं देगी। और ये मल्टीनेशनल को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि मल्टीनेशनल तो आपको पता है वैसे भी इजराइल के कंट्रोल में है, तो उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई ये जो लोग सामने आए हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं, इनकी फंडिंग बंद की जाए, इनको कहीं जॉब्स ना दी जाएं, ताकि अमेरिका को तकसीम से बचाया जा सके, आइडियोलॉजी की तकसीम से, और सारे के सारे एक होकर इजराइल को सपोर्ट करें, फलस्तीन को कोई सपोर्ट ना करे। ऐसे हालात अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे इजराइल बॉम्ब द ओनली रोड इन आउट ऑफ द ऑक्युपाइड गजा आफ्टर फॉलोइंग फिलिस्तीनियंस टू एस्केप थ्रू। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इजराइल खुद ये कह रहा है कि आपको एक दिन का टाइम है, आप यहां से निकल जाओ, हम गजा में ऑपरेशन करने लगे हैं, टैंक लेके आएंगे। लेकिन खुद ही जो एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता जो गजा से बाहर जाता था, उसके ऊपर भी इजराइल ने खुद बमबारी करके उसको तोड़ दिया। इसका मतलब जानबूझ के वो इन लोगों को मारना चाहता है। बात समझे हैं? ये एजे ने एक्स किया है, ट्वीट किया, एक्स किया। इजराइल एयरफोर्स क्या कह रही है जी? इजराइल एयरफोर्स खुद को मजलूम बताने के लिए कहती है डजन्स ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स अटैक्ड अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट टारगेट्स ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो नीचे आपको फोटो देखने को मिल रहे हैं जहां पे तबाही है और हर साइड पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शोर मचा हुआ है कि भाई इन्होंने तो आम आबादियों के ऊपर तबाही कर रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जाहिर बात है उनका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहां पे फिर इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम आम लोगों के ऊपर नहीं कर रहे, बल्कि हम हमास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप्स हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में जहां पे ये सारे के सारे लोग रह रहे थे, इनके घर जब तबाह हो गए तो जिन कैंपों में ये रह रहे थे उन कैंपों के ऊपर भी इजराइल ने जो है गोलाबारी की है। इसका मतलब वो जानबूझ के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करना चाहता है। उसे पता है वर्ल्ड मीडिया तो उसके साथ है, उस तरह प्रेशराइज करना चाहता है वो।
दूसरी साइड पे जो है वो अल जजीरा क्या कह रहा है जी, यूएस लॉ मेकर मैक्सवेल फोर्स हैज अब ये यहां पे वही फास्फोरस की बात की जा रही है, व्हाइट फास्फोरस यहां पे यूज किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर ये बात की जा रही है। और ये भी जो है यूएन भी मना कर चुका है कि भाई ये वॉर के जो आप वॉर लड़ते हैं उसके जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब यहां पे यूएस सेंट्रल कमांड का एक एक्स आया हुआ है, ये जो आपको फ्लीट देखने को मिल रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी फ्लीट है, यानी सबसे ज्यादा जहाज इस पे आ सकते हैं। और ये जहाज इस टाइम पे जो है वो गजा की पट्टी के साथ पहुंच चुके हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? इजराइल को डिफेंड करने के लिए। द अराइवल ऑफ दीज हाईली कैपेबल फोर्सेस टू द रीजन इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू डिटरेंस शुड एनी एक्टर हॉस्टाइल इजराइल कंसिडर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, कि भाई हम इसलिए यहां पहुंचे हैं कि इजराइल जो है उसका फायदा उठा। दूसरा, हम किसी को भी इजराइल की इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठाने देंगे कि कोई और मुल्क शामिल हो जाए और कहे कि भाई हम तो पहले से, जैसे ईरान जो है वो पहले से दुश्मनी करके बैठा था, तो जब दुश्मन कमजोर हो तो आपको पता है सभी अटैक करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये अपने जहाजों समेत पहुंचा है कि जैसे ही अगर कोई और मुल्क शामिल होगा तो हम यहां पर उसके ऊपर अटैक करेंगे। और एट द एंड अगर मजीद देखते हैं तो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं, इनके 2 ट्वीट सामने आए हैं जो इन्होंने किए थे। वो कहते हैं जी, आई एम इन इजराइल ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबल डिफिकल्ट मोमेंट फॉर दिस नेशन एंड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। क्या कहता है जी, वन साइडेड मैसेज ब्लिंकन साहब ने क्या किया, फिलिस्तीन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और कहा कि भाई इस टाइम पे इजराइलियों के साथ जुल्म हो रहा है और उस जुल्म में पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ नहीं, फिलिस्तीन का जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। कहते पूरी दुनिया खड़ी है। एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एज अ ज्यू, कि भाई मैं सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूं वो होने के नाते, एज ए ज्यू एक यहूदी होने के नाते, एंड एज अ हस्बैंड एंड अ फादर, और एक बाप और जो है वो एक शोहर होने के नाते, आई अंडरस्टैंड ऑन अ पर्सनल लेवल टू हॉर्विंग बिकॉज हमास मैसेकर कैरिड, कि भाई मैं पर्सनल लेवल के ऊपर इस बात को समझता हूं, मैं खुद यहूदी हूं, तो ये कह रहे हैं मैं खुद यहूदी हूं तो मैं समझता हूं इस बात को कि भाई इस टाइम पे कितने मुश्किल हालात हैं, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करूंगा। दूसरे मैसेज में कहते हैं द मैसेज दैट आई ब्रिंग टू इजराइल इज टू, कि भाई मैसेज में क्या लेके आया, वही जो मैंने कहा कि भाई इजराइल को कहा है कि मारो सिविलियंस को, लेकिन खैर खुलेआम तो ये बात नहीं कह सकते ना। You may be strong enough on your own to defend yourself, कि भाई आप, मैं इजराइल को ये कह चुका हूं कि आप अपने आप में ताकत रखते हैं, ये जान छुड़ाएं इनसे, यानी मारे इनको, सीधी सी बात है। बट एज लॉन्ग एज अमेरिका एग्जिस्ट यू विल नेवर एवर हैव टू, ठीक है, कि भाई आपको परेशान, आप अपने आप में ही ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई जो कहते हैं ना बाल भी बीका नहीं कर सकता, जिगर फिक्र ना कर, जो मर्जी करो, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की जो है बात की जा रही है यहां पे कि भाई इजराइल को हम हर हालत में सपोर्ट करेंगे, मैं खुद यहूदी हूं, अमेरिका खड़ा है आपके साथ, सब खड़े हैं। तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। तो फिलहाल जो है वो कोशिश यही है कि कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व ना हो, ये दोनों आपस में लड़ें, और इजराइल क्योंकि पावरफुल ज्यादा है इसलिए वो हमास को टफ टाइम देगा, गजा सिटी के ऊपर उनका कंट्रोल कमजोर करेगा, और फिर जो है ये नेगोशिएशंस करवाएंगे और इनकी जो है वो मामलात आपस में तय करेंगे। उससे पहले इजराइल को फ्री हैंड दिया हुआ है कि मारो इन्हें, और हम किसी थर्ड कंट्री को, ईरान या तुर्की को, किसी को भी शामिल नहीं होने देंगे। अगर वो शामिल हुआ तो हम मौजूद हैं यहाँ पे। ये मैसेजेस लाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।